हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट रिवीजन इन वन शॉट। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट लिए हैं और सब में इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलेज हैं कैसे यूज़ करना है सब बताएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले जो लास्ट मिनट का रिवीजन करना होता है उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी पर्पज़ से इसको बनाया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड एंड बेस की। तो एसिड और बेस क्या होते हैं? एसिड और बेसिस, तो इसके लिए थ्योरी है भाई। एक थ्योरी होती थी आरहेनियस कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या बताया कि एसिड गिव्स H प्लस आयन, जो H आयन दे वो एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन दे उसे बेस कहते हैं। फिर आते हैं ब्रॉन्स्टेड लवरी कॉन्सेप्ट की तरफ। ये कहते हैं एसिड्स आर H प्लस डोनर हैं और बेस होते हैं H आयन एक्सेप्टर। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हमारे लिए जानना डिटेल में ज़रूरी है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए, हमने एक इक्वेशन यहाँ पे ली है, अमोनिया प्लस H2O बन जाता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयन। अब ध्यान से देखो, जो NH3 है वो NH4 प्लस में चेंज हो रहा है, मतलब इस जो है इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया, तो ये जो NH3 है इसको बोलेंगे ब्रोंस्टेड बेस। ठीक है, और जो H2O है वो OH नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो H2O ब्रोंस्टेड एसिड हो गया क्योंकि H आयन लूज कर रहा है। अब रिवर्स डायरेक्शन में देखोगे आप तो OH नेगेटिव H2O में चेंज हो रहा है, मतलब ये H आयन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। और NH4 प्लस क्या हो रहा है, NH3 में चेंज हो रहा है, इसका मतलब H आयन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। जो NH3 है उसका NH4 प्लस के साथ क्या रिलेशन हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसी तरीके से जो H2O है उसका OH नेगेटिव आयन के साथ क्या रिलेशन हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और शॉर्ट में ट्रिक को जाने भाई, जो ब्रोंस्टेड एसिड है ना वो माइनस H पॉजिटिव, उसमें से H आयन निकाल दो तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। बस इतना ही पार्ट याद रखो कि H आयन निकालने के बाद जो बनता है उसी को हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हमने H2SO4 ले लिया, और H2SO4 से अगर हम H आयन कम कर दें तो बनेगा HSO4 माइनस। ठीक है, H2SO4 अगर ये एसिड है तो HSO4 माइनस क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस ने इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म में एसिड बेस को डिफाइन किया। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जैसे BCl3 AlCl3। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे, तो आपने देखना है कि मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे बोरोन है, बोरोन सेंट्रल एटम है, उसके अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल होते हैं, और वही सेम केस होता है एल्यूमिनियम में। बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो डोनेट कौन करेगा, जिसके पास लोन पेयर हो। तो आपने देखना है कि अमोनिया सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, तो लोन पेयर एग्जाम में दिखाएगा नहीं, वो हमें अपना पता होना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज से। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखते हैं वो सब के सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, बेस की तरह बिहेव करते हैं। अब आगे चलेंगे, बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो भाई आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है? वाटर आप जानते हो सेल्फ आयनाइज होता है H आयन और OH आयन में। तो H आयन कॉन्सेंट्रेशन और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्यूशन में होगी, वाटर के अंदर होगी, उनके प्रोडक्ट को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। मतलब आयंस का प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, कितना अच्छा नाम है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो उसके आयंस का प्रोडक्ट, इसका सिंबल होता है KW। KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। 25 डिग्री सेल्सियस पर जो प्योर वाटर है, देखो आप जानते हो वाटर हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उसमें जितने H आयन है उतने OH आयन होंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे H आयन OH आयन तो बराबर होते ही हैं, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है 10⁻⁻7 m। m का मतलब आप जानते ही हो क्या होती है, मोलरिटी, मतलब मोल पर और लीटर। अब इस 10⁻⁻7 को अगर इस इक्वेशन में अप्लाई करें आप, तो KW बराबर 10⁻14
मोलेरिटी स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें ये कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, पानी को गर्म करें ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो पानी का आयोनाइजेशन बढ़ेगा, H बढ़ेगा, OH बढ़ेगा, दोनों इंक्रीज होंगे, बट वाटर रिमेन्स न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि H जितना होगा उतना ही OH होगा। H कहाँ से आ रहा है? वाटर से। OH वाटर से, इसलिए वो हमेशा न्यूट्रल ही रहता है। टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ऑफ KW विद टेम्परेचर इज गिवन बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन भी हमने यहाँ पर लिख दी है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। log KW2 अपॉन KW1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.3R 1/T1 माइनस 1/T2। ये वही वन टॉप इक्वेशन है जिससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या किसी भी तरह का कांस्टेंट हो उसका वेरिएशन इसी इक्वेशन से आता है, याद कर लो। अब बात करें भाई pH का कॉन्सेप्ट क्या है। तो pH कॉन्सेप्ट, इसका डेफिनेशन होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आइन। अब देखो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट नोट बता देता हूँ यहाँ पे। कई बार क्या होता है स्टूडेंट गलती करते हैं, वो मोलेरिटी रख लेते हैं। तो जो H कॉन्सेंट्रेशन है ना यहाँ पर, दैट इज नॉर्मेलिटी। इसका मतलब मोलेरिटी इनटू क्या होता है आपका N फैक्टर। ये ध्यान रखो, आपको pH के क्वेश्चन में कभी मिस्टेक नहीं होने वाली। तो 25 डिग्री सेल्सियस फॉर प्योर वाटर H कितना होता है? 10⁻⁻7। तो pH हो गई माइनस का लॉग ब्रैकेट में 10⁻⁻7 और मोलेरिटी pH बराबर 7 आ जाएगी। ठीक है, लॉग के बारे में थोड़ा याद है आपको, ध्यान है। लॉग के कुछ फॉर्मूलेज देखो मैं आपको बता देता हूँ। लॉग XY इज इक्वल टू होता है log X प्लस log Y। log X अपॉन Y इज इक्वल टू log X माइनस log Y। log A टू द पावर X हो जाएगा X log A। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। और कुछ लॉग की वैल्यू याद कर लो, जैसे log 2, log 1 तो 0 होता है, log 2 होता है 0.3010। log 3 की वैल्यू 0.4771, जिसको 0.48 यूज़ कर लेते हैं। log 5 की वैल्यू तो 0.6990 होती है, कितना ले लेते हैं? 0.7। log 7 को कितना ले लेते हैं? लगभग 0.84। ठीक है, और कुछ वैल्यू बता दूं आपको। log 10 क्या होता है? 1 होता है। log 10 टू द पावर x क्या होता है? तो x होता है। log 11 क्या होता है? 1.04 होता है। इतनी वैल्यूज याद कर लो और ये फॉर्मूले इनकी हेल्प से बहुत काम चलता है। सो pH बराबर माइनस का log और HN की जगह क्या लगा है? 10 टू द पावर -7। तो अब ये यहाँ पर फॉर्मूला हो गया ना, log 10 टू द पावर x बराबर x होता है। तो log 10 टू द पावर -7 बराबर -7, लेकिन एक माइनस पहले से लगा है तो माइनस माइनस प्लस, तो pH बराबर 7 आ गई। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है कि अगर pH 7 है तो उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि वाटर हमेशा क्या रहेगा? उसका pH 7 रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। pH इज लेस देन 7 तो उसको एसिडिक कहते हैं, pH ग्रेटर देन 7 तो बेसिक कहते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। याद रखो pH और pOH का जो सम है वो 14 होता है। ठीक है, 14 होता है। अब आगे चलें, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड की बात करें तो जो वीक एसिड है उसका 100% तो आयोनाइजेशन होगा नहीं, तो वहाँ पर आ जाता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, यहाँ तो हम रिवीजन में फॉर्मूले लेके आए। तो जब भी कोई वीक एसिड दिखाई दे तो क्या यूज़ करोगे? Ka बराबर C⁴। अल्फा इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, C कॉन्सेंट्रेशन और K होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पर ही अगर आपने ना H निकालना है तो H बराबर C/अल्फा होता है। ये भी फॉर्मूला अच्छे से ध्यान कर लोगे। आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस
तो बिल्कुल सिमिलरिटी ऊपर की तरह ही है, के ए की जगह के बी आ गया, सी अल्फा स्क्वायर। के बी क्या है? बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। और जैसे एसिडिक सॉल्यूशन में एच आइन निकाला, बेसिक सॉल्यूशन में ओ एच आइन निकालेंगे, तो ओ एच आइन बराबर सी इंटू अल्फा, तो ये भी फॉर्मूला सिमिलर हो गया। एक ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ हमने यहाँ पे लिया है। देखो के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, ये तो आप जान गए। अच्छा, अल्फा निकाले तो स्क्वायर रूट के अपॉन सी आएगा। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है ना, मोलेरिटी है। सी बराबर क्या होता है भाई? मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, यही तो है मोलेरिटी कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने क्या किया, सी की जगह रख दिया मोल और वॉल्यूम ऊपर आ गया। इसका मतलब अल्फा प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाने से अल्फा बढ़ेगा, तो अपॉन वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब डाइल्यूशन होता है। अपॉन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसी का यूज अपने को कहाँ होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है, 12th क्लास में। रिलेशन बिटवीन के एंड के बी जो आपने पढ़े थे, तो के ए और के बी का प्रोडक्ट के डब्ल्यू होता है, ठीक है। पी के ए प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू होता है। पी के ए पी के बी का सम 14 होता है। पी एच की तरह ही पी के ए बराबर माइनस लॉग के ए, पी के बी बराबर माइनस लॉग के बी। अब आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 2-3 एसिड हैं, उनके के की वैल्यू दे दी, 1 की 3, 1 की 5, 1 की 10, और पूछेंगे बताओ कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है। तो हमारे काम में आएगा भाई, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, स्ट्रेंथ ऑफ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी। ठीक है, लास्ट मोमेंट रिवीजन करने जा रहे हो आप, कर रहे हो, एग्ज़ाम है आपका, तो आपके लिए ये नोट्स आपके लिए बेस्ट है ये। पॉली बेसिक एसिड्स एंड पॉली एसिडिक बेसिस। देखो क्या होता है, जब खुद से रिवीजन करते हो सो भी जाते हो, कई बार मन भटकता रहता है, तो आधा घंटे में अगर एक चैप्टर का कोई रिवीजन आपको करा रहा है, ठीक है, तो उससे बढ़िया वीडियो क्या होगा आपके लिए। आप खुद पढ़ के देखो, गारंटी है अगर आप आधा घंटे में इतना ही गेन करो तो। पर आधा घंटा आप इसको देखोगे, सुनोगे, तो आपको फॉर्मूले का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो पॉली बेसिक एसिड्स एंड पॉली एसिडिक बेसिस ये क्या होते हैं भाई? ऐसे एसिड जो एक से ज़्यादा एचाइन देते हैं उन्हें बोलते हैं पॉली बेसिक एसिड्स, और पॉली एसिडिक बेस वो हैं जो बेस एक से ज़्यादा OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर याद रखो, Ka1 ज़्यादा होता है, फिर Ka2, फिर Ka3। ऐसे ही Kb1 ज़्यादा होगा, मतलब जब हम पहला, जैसे कि मान लीजिए H2SO4 है, तो H2SO4 से पहले हमने एक H आयन रिलीज करेंगे, तो बनेगा HSO4 माइनस उसका कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो Ka1 का नाम दे दिया इसको। अब HSO4 माइनस है, ये फिर से एक H आयन रिलीज करेगा और क्या बना देगा? उसका कॉन्जुगेट बेस SO4 2 माइनस। यहाँ पर कांस्टेंट Ka2 कर दिया है। अब Ka1 Ka2 में Ka1 ज़्यादा क्यों है? तो देखिए, जो Ka1 है वो डिपेंड करता है H आयन कॉन्सेंट्रेशन पे। H आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो Ka1 ज़्यादा है, तो पहले स्टेप में H आयन ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि वो H2SO4 जो है वो न्यूट्रल है। लेकिन अब एक H आयन निकलने के बाद HSO4 माइनस बन गया, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो अब H आयन का फर्दर रिलीज जो है वो डिफ़िकल्ट कर देगा। तो पहले स्टेप में ही ज़्यादा H आयन निकलता है, दूसरे में कम निकलता है, इसलिए ये ऑर्डर रहेगा 1 2 3, तो सबसे ज़्यादा 1 वाला। यहीं पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ग्रुप में कैसे वेरी करती है। तो देखो, आप हमेशा याद रखो, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस आपको भी बता चुके हैं, H आयन निकलने के बाद जो नेगेटिव एनाइन पार्ट बनता है। तो जब ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो देखो HF, HCl, HBr, HI, तो यहाँ पर ये जो लेफ़्ट टू राइट है ना, ये इंक्रीज हो रहा है भाई। एसिडिक नेचर क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके जो कॉन्जुगेट बेस हैं F-, Cl-, Br-, I- बनेंगे,
तो वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा बड़ी जगह में स्प्रेड हो जाएगा, मतलब स्टेबलाइज हो जाएगा। इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब अगर आपसे पूछा जाए भाई पीरियड में क्या होगा, तो वेरिएशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन ए पीरियड। तो पीरियड में क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखो हमेशा, हमने ग्रुप में कोई भी प्रॉपर्टी देखनी है तो साइज से देखते हैं डोमिनेंटली, और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखते हैं। इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है ना। देन कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट देखो, पढ़ने का और समझने का बिल्कुल समय नहीं है। अब ये मान लो कि उसका यूज क्या होगा, क्योंकि इसका डेफिनेशन तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या डेफिनेशन पूछेंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट सब जानते हैं भाई, दो हैं, कॉमन है दोनों में। एक इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोलाइट में कोई आयन जो कॉमन होता है वो कॉमन आयन होता है। जैसे मान लीजिए CH3COOH है, तो ये वीक एसिड है, तो क्या होगा, आयोनाइज होकर देगा CH3COO माइनस और प्लस H+। अब इसके अंदर अगर सोडियम एसीटेट डाल दिया CH3COON है, तो वो जो है सॉल्ट होने से वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ मिलेगा CH3COO माइनस प्लस सोडियम प्लस। तो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ये जो पार्ट है ये हो गया ना कॉमन आयन। अब करना क्या है, एग्जाम में जो कॉमन आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से लेंगे, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब CH3COO नेगेटिव आपको एसिटिक एसिड से भी मिलेगा, CH3COO नेगेटिव आपको सोडियम एसीटेट से भी मिलेगा। तो ये कहाँ से लिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। वही सेंटेंस हमने लिखा है। ड्यू टू कॉमन आयन द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज, और इसलिए टेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इतना लाइन याद कर लो, गारंटी है हर क्वेश्चन बनेगा। हमने यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए कुछ एसिड वीक और स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल ले लिए हैं। यही सब एग्ज़ाम में रात दिन इधर से उधर आते रहते हैं, कोई और एग्जाम्पल नहीं आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल याद रखो आप, क्या क्या होते हैं। HCl, HNO3, H2SO4 जानते हो, और HClO4 कर लो, एक और ऐड कर लो अपनी नॉलेज में। वीक एसिड में तो CH3COOH, एसिटिक एसिड, HCN और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो सब वीक एसिड में आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में वही अल्कली वाले NaOH, KOH और एक बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये तीन याद कर लो। वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमाइंस जितने भी हैं और अमोनिया, बस ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कवर किया। हम जान गए एसिड और बेस के बारे में। आप जानते हो ये एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ज़रा एक रिएक्शन हो जाए, है ना, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। अब अगर हमने यहाँ पर एसिड ले लिया HCl और बेस ले लिया NaOH, तो क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा सॉल्ट NaCl और प्लस H2O। अब ये जो NaCl है, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, ये सॉल्ट ऑफ क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन 4 से 5 बार नीट के एग्जाम में आए। एक सॉल्ट दे देते हैं, पूछ लें कौन सा सॉल्यूशन pH 7 से ज़्यादा रखेगा, 7 से कम रखेगा। तो याद रखो, जब दोनों स्ट्रॉन्ग से मिलकर जो हमारा सॉल्ट NaCl है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए इसका जो pH है वो 7 होगा, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल। तो सॉल्ट के अकॉर्डिंग बताना होता है। हम पूरी टेबल लेने जा रहे हैं। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है, तो जैसे हमारा जो सॉल्ट है उससे कैटाइन और एनाइन मिलेंगे, तो NaCl
Na+ और Cl- देगा, तो कैटाइन एनाइन वाटर से इंटरेक्ट करेंगे। तो क्योंकि इंटरेक्ट करने के बाद ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस नहीं बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस कब बोलते हैं, जब हमारा कैटाइन और एनाइन वीक एसिड या वीक बेस से आ रहा हो। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझो, सॉल्ट में द आयन मतलब कैटाइन और एनायन कमिंग फ्रॉम वीक एसिड और वीक बेस गेट हाइड्रोलाइज्ड। इस तरीके से हाइड्रोलिसिस होती है। देखिए सॉल्ट हमारा किस नेचर का होगा, हमने यहाँ पर NH4Cl लिया है, इसमें NH4+ आयन और Cl- आयन दो तरह के हैं। Cl- कहाँ से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। NH4+ कहाँ से आएगा, NH4OH से आता है ये। तो NH4Cl को बोलेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ये पॉइंट आप समझ गए। अब यहाँ पर जो Cl- है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा, इसका मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। NH4+ comes from weak base NH4OH, so it get hydrolyzed। NH4+ क्योंकि कैटाइन है इसलिए नाम हो गया कैटाइनिक हाइड्रोलिसिस। फॉर्मूला याद रखोगे, KH बराबर CH²। KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, C आपकी जानी पहचानी कॉन्सेंट्रेशन, और H है यहाँ पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। KH बराबर होता है KW/KB, ठीक है, KW/KB आ गया। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर कब के, कब KB, कब के क्या आएगा, तो उसका तरीका है, यहाँ पर जो वीक है, जैसे बेस वीक है तो डिनोमिनेटर में KB आता है, ठीक है। अब आप देख लो, चेक कर लो, दूसरे वाले में सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो एसिड वीक है तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर Ka आ गया। और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस दोनों वीक हैं तो डिनोमिनेटर में दोनों आ गए, Ka और Kb। तो कितना आसानी से फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो ये इसका एग्जांपल CH3COONA है। तो यहाँ पे CH3COO- वीक एसिड से आएगा, वो एनाइन है इसलिए एनाइनिक हाइड्रोलिसिस इसका नाम हो गया। KH बराबर अगेन CH², सेम फॉर्मूले हैं दोनों के ये। वीक एसिड वीक बेस तो CH3COONH4 हो जाएगा, यहाँ से ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट दोनों मिला के हो गए ना, तो दोनों वीक हैं तो कैटाइनिक एनाइनिक हाइड्रोलिसिस इसका नाम हो गया। अब KH बराबर H² आता है, मतलब यहाँ कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन से ये इंडिपेंडेंट है। अब फिर से आओ लेफ्ट साइड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, ये वाला एसिडिक होगा। तो HN बराबर CH, HN कॉन्सेंट्रेशन बराबर C निकाली थी, अल्फा की जगह HCH हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है तो सॉल्यूशन क्या होगा भाई, बेसिक होगा, तो OHN बराबर CH निकाल लेंगे। और यहाँ पर जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस है, इसमें सॉल्यूशन वीक एसिडिक है या बेसिक है वो आप नहीं बता सकते जब तक कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ना दिए हों। अब डिफ़िकल्ट पार्ट आता है, और सर इसका पीएच का फॉर्मूला तो याद ही नहीं होता, क्या करना है भाई। तो उसका ट्रिक है, क्या याद रखो, एक में प्लस है दो में माइनस है, ठीक है। क्या बताया मैंने, एक में प्लस है दो में माइनस है। तो पहले इस फॉर्मूले को देख लो, ऐसी सीक्वेंस में याद रखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो इसका फॉर्मूला याद रखो 7+½ ब्रैकेट में log KB माइनस log C। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन आ गई, log KB इसमें आता है ना वीक बेस वाला, तो डिराइव करने पे ये आता है फॉर्मूला, pH बराबर 7+½ ब्रैकेट में log KB माइनस log C। अब अपोजिट कर लो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो क्या कर देंगे माइनस, तो pH बराबर 7-½ अब KB की जगह यहाँ पे क्या था डिनोमिनेटर में K, तो आ गया log K माइनस log C। तो आप देखो ज़रा ध्यान से इस फॉर्मूले को और इसको कंपेयर करो, आपको ध्यान रहेगा। तो इस टेबल को देख लेंगे ना तो पूरा याद रहेगा आपको, लास्ट मोमेंट के लिए है ये। बताए थे एक में प्लस दो में माइनस, तो pH बराबर, जब वीक एसिड वीक बेस दोनों वीक हैं तो pH बराबर 7-1/2 ब्रैकेट में log Ka माइनस log Kb, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होती नहीं है। अब आगे चलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो देखो बफर सॉल्यूशन उसे कहते हैं द सॉल्यूशन विच रजिस्ट चेंज इन pH
upon adding a small amount of acid or base is called buffer solution। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप या थोड़ा सा हमने एसिड मिलाया या थोड़ा सा बेस मिलाया, उसको मिलाने पर उसकी पीएच चेंज ना हो तो उसे बफर सॉल्यूशन कहते हैं। अब दो तरह के हैं ये एसिडिक बफर। एसिडिक बफर कब होता है, तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे तभी आप कर पाएंगे एग्जाम में। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वीक एसिड आ गया CH3COOH, और इसका जो सॉल्ट है तो एसिड का सॉल्ट कब बनता है, जब बेस रिएक्ट करे विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो CH3COONA हो गया। तो जब ये दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो बफर सॉल्यूशन होगा कौन सा, एसिडिक। फॉर्मूला याद कर लो, pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। इक्वेशन को हेंडरसन हेजलवाल्क इक्वेशन बोलते हैं। बेसिक बफर, तो बेसिक बफर का डेफिनेशन भी बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। बेसिक बफर क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो NH4OH वीक बेस होता है और NH4Cl उसका सॉल्ट है, और किसके साथ मिलके बना है, Cl नेगेटिव कम्स फ्रॉम HCl, तो ये NH4Cl हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो pH बराबर, अब यहाँ pH नहीं आएगा क्योंकि बेसिक बफर है, तो यहाँ POH आएगा। तो POH बराबर pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। एक टर्म और मैंने आपको दे दी हुई, बफर कैपेसिटी क्या है। इससे कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हम एसिड और बेस मिलाते ही चले जाएं तो क्या कभी भी वो चेंज नहीं होगी पीएच। भाई होगी चेंज, उसका भी तो एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी को ही बफर कैपेसिटी कहते हैं। क्या है, मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन और डिवाइड बाई चेंज इन पीएच। पीएच में चेंज होगा जब बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलाएंगे तब, तो इसी को बफर कैपेसिटी कहते हैं। लिमिट ऑफ पीएच, तो पीएच का जो लिमिट होता है वो होता है pK ±1। ठीक है, ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट लिख दिया मैंने यहाँ। अब यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक आता है आपके आयनिक इक्विलिब्रियम का। इस थ्योरी को अच्छे से समझ जाओ तो फिर देखिए न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं है। आपको ये पता तो हो कि फॉर्मूला लगाना कौन सा है, तो न्यूमेरिकल तो इजीली लॉग और उसकी कैलकुलेशन से हो जाता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, तो इट इज़ रिटन इन सेम वे एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसी में गलती करते 90% स्टूडेंट। फॉर ए सॉल्ट बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट ले लिया, बेरियम सल्फेट सॉलिड होता है, आयनाइज होगा बेरियम 2+ एक्वस SO4 2- एक्वस में। ठीक है, ये आयनाइज हो गया। अब आपने लिखना है इसका KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो आयनिक प्रोडक्ट की तरह ही लिखना है। तो KSP बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम 2+ आयन इनटू SO4 2- आयन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ कोफिशिएंट होते कुछ 2, 3, 4 तो हाँ हम पावर में रेज कर देते। अब इसको समझो किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इज S मोल पर लीटर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम आयन Ba2+ क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट 1 है ना इसका, तो ये और ये 1:1 के रेशियो में, तो ये भी S मोल पर लीटर हो गई। सॉल्युबिलिटी ऑफ सल्फेट आयन, ये भी S मोल पर लीटर। सो KSP बराबर S²। ये एक निकालने का तरीका हो गया। और याद रखो कि KSP रिमेन्स कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। इसका वेरिएशन किससे होगा, वही वांट ऑफ इक्वेशन। अदर एग्जाम्पल, एक कोफिशिएंट वाला ले लिया बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम 2+ आयन और 2 क्लोराइड आयन मिलेगा। अब तो अगर सॉल्युबिलिटी इसकी S है तो इसकी S होगी लेकिन इसकी 2S होगी। तो KSP बराबर बेरियम आयन इंटू क्लोराइड आयन का पावर 2। KSP बराबर सॉल्युबिलिटी बेरियम आयन की S, क्लोराइड आयन की 2S की पावर 2, तो KSP बराबर होगी 4S³। अब इस 2 एग्जाम्पल हमने आपको दे दिए और हमने यहाँ पर ना एक टेबल भी दे दी है कि किस तरीके का सॉल्ट है। तो KSP अगर जो लोग निकालना सीख गए तो बढ़िया बात है, नहीं तो वो उसको याद कर लें, उससे भी पूरा काम चल जाता है। सॉल्ट AB टाइप है, जैसे भाई NaCl हो गया ना, तो KSP बराबर S² होता है। AB 2 टाइप है तो KSP 4S³ होती है।
ये दोनों तो ऊपर सॉल्व कर लिए। A भी 3 है तो KSP आता है 27 S की पावर 4। A2V3 टाइप है तो KSP बराबर 108 S की पावर 5। अब जो सॉल्युबिलिटी है इसके कुछ फीचर्स को जानते हैं। तो जिसका देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KSP, मतलब जिसका KSP ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। आयनिक प्रोडक्ट हम पहले जान चुके हैं कैसे निकालते हैं। आयनिक प्रोडक्ट और KSP का कंपैरिजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। आयनिक प्रोडक्ट और KSP अगर बराबर आते हैं तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है, KSP कम है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, और इनसॉल्युबल है तो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। आयनिक प्रोडक्ट कम है और KSP सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो सॉल्ट इज सॉल्युबल। अगेन कॉमन आयन की बात आ गई तो कॉमन आयन डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, यूज कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बार बार मैं इस बात को बता रहा हूँ। Solubility increases in those solution where a complex formation takes place। जैसे AgCl का प्रेसिपिटेट होता है, AgCl सॉलिड है, इसको अमोनिया एक्वस के साथ जब मिलाते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो Ag आयन है वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, ठीक है, साइमल्टेनियस का हमने पहले भी किया था डिस्कशन केमिकल इक्विलिब्रियम में, यहाँ पर भी आ गया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ले लेंगे। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी सेम एज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ये पढ़ाया था पिछले चैप्टर में। तो क्या करना है, बस रेशियो निकाल देना है, KSP1/KSP2 बराबर S1/S2, और अगर S1 + S2 दोनों एक साथ निकालना हो तो स्क्वायर रूट KSP1 + KSP2। ये फॉर्मूला याद रखो, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आया। या लास्ट में इंडिकेटर वाला भी हमने दे दिया है, क्योंकि क्या होता है जब तक आप पढ़ते नहीं ना तो एकदम से नई चीज़ आपको ध्यान आती नहीं। तो कोई इंडिकेटर है H आयन इंडिकेटर, ठीक है, तो वो H आयन रिलीज कर रहा है तो H+ दे रहा है, और यहाँ पे क्या बनाएगा भी वो IN- बनाएगा ये। तो pH बराबर इसमें अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, pH बराबर किसकी तरह अप्लाई कर देंगे भैया, आप बफर सॉल्यूशन की तरह कर दो ना, बिल्कुल सेम ही तो हो गया। pH बराबर pK इंडिकेटर, जैसे pKa होता था pKb होता था, pKa की जगह क्या आ गया pK इंडिकेटर, प्लस लॉग क्या था सॉल्ट अपॉन एसिड, तो सॉल्ट की जगह क्या आ गया IN- अपॉन एसिड की जगह HIN। तो KIN क्या है, इंडिकेटर कांस्टेंट है, ठीक है। ये एक बार नीट के एग्जाम में आया इसलिए मैंने यहाँ दे दिया था। तो इस तरीके से हमने पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लिया। और ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।